नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, हाथरस में आपने देखा कि एक बाबा अपने आप को भोले बाबा के नाम से प्रसारित करता है और लोगों के बीच में बैठकर लोगों को सत्संग सुनाता है और वह नई नई फौज बनाता है। उसकी टीम में कुछ महिलाओं की फौज है तो कुछ पुरुषों की फौज है और अपने कमरे में वह सिर्फ महिलाओं को आने जाने देता है, बाकी किसी को आने जाने नहीं देता है। लेकिन सबसे शर्म की बात है कि हमारे और आप जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसे ढोंगी बाबाओं की अनसुनी कहानियों पर विश्वास करते हैं और उनके आगे पीछे दौड़ते हैं और अंततः कई लोगों की भगदड़ में मौत हो जाती है, जिसे सुनकर बड़ा ही दुख होता है। ज़रूरत है जागरूक रहने की। साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, यह कहानी बेहद ही हैरान कर देने वाली है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के रायपुर की। रायपुर से करीब 45 से 50 किलोमीटर दूर जंगल के पास सड़क के किनारे मैं बात कर रहा हूँ साल 2021 23 नवंबर की। एक लड़के की लाश बरामद होती है, सड़क के किनारे गिरा पड़ा रहता है। जब एक व्यक्ति जाता है, उधर से गुजर रहा होता है, तो वह देखता है कि एक व्यक्ति वहाँ गिरा हुआ है। जब वह उसके पास पहुँचता है तो देखता है कि उसका बहुत ही भयंकर तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और उसकी मृत्यु हो गई है। अब वो आगे जाकर पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है तो उस व्यक्ति को लेकर पोस्टमार्टम के लिए जाती है। पोस्टमार्टम से पहले कुछ कार्रवाई होती है जो पुलिस पूरी करना चाहती थी, शिनाख्त। अब जब शिनाख्त उस व्यक्ति की पुलिस करती है, आसपास लोगों से पूछताछ करती है, तो उसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। अब पुलिस जांच पड़ताल के लिए अब उसकी फ़ोटोज़ लेती है और आसपास के थानों में भेज देती है और कई व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर किया जाता है। पता चला लड़का जिसकी उम्र महज 24 साल रहती है और उसका नाम रहता है दिवाकर। वह छत्तीसगढ़ रायपुर के ही एक गांव का रहने वाला होता है और वह बेहद पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बेरोजगारी के दौर में वह नौकरी के लिए रायपुर जाता है। लेकिन जब उसकी बॉडी बरामद होती है तो पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो सबसे पहले पुलिस पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है, उधर उसके घर वाले भी पहुंचते हैं, भाई और एक उसका पिता, उसके कुछ रिश्तेदार पहुंचते हैं। जैसे ही पता चलता है कि दिवाकर की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, लेकिन उसकी बॉडी जंगल के बीच मिली है। अब प्रथम दृष्टया पुलिस को लगता है कि यह मामला एक्सीडेंट का है, लेकिन जब पुलिस काफ़ी सोच विचार करती है और जब परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, इसकी हत्या की गई है, इतनी दूर शहर से, वह भी जंगल के पास, यह क्या करने जाएगा। अब पुलिस को भी लगता है कि परिवार सही कह रहा है, शायद इसकी हत्या की गई हो। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उसे नींद की गोलियां खिलाई गई थी और उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। परिवार वालों से बातचीत होती है तो परिवार वाले कहते हैं कि लड़का हनुमान नगर में, छत्तीसगढ़ रायपुर के हनुमान नगर में एक मालकिन के यहाँ काम करता था, जिनका नाम रीना रहता है। वहीं वो काम किया करता था। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं है। अब पुलिस जांच पड़ताल आगे बढ़ाती है और पहुंचती है हनुमान नगर 7वें मंजिल पर। उसकी मालकिन जहां वह काम किया करता था, रीना से जब बातचीत होती है तो रीना टूट जाती है और रीना समझ जाती है कि वह बुरी तरह फंस चुकी है। अब पुलिस से वह बच नहीं सकती है और वह एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद वहाँ पर जितने लोग खड़े थे, पुलिस वाले और जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस खबर को सुनते वह हैरान रह जाते हैं। दरअसल साथियों, इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2021 के जनवरी से। जनवरी में काम की तलाश में दिवाकर अपने माता पिता से कहता है कि वह शहर जा रहा है और शहर जाने के बाद कोई अच्छा खासा काम करेगा। वह बीए पास रहता है और वहाँ से जब वह शहर रायपुर जाता है तो रायपुर जाने के बाद कुछ दिनों तक वह एक
होटल पर काम करता है। होटल पर काम करते करते अब होटल का जो मालिक रहता है वहीं पर अक्सर कर अपने होटल की देख रेख करता था। लेकिन कभी कभी उस होटल पर एक व्यक्ति जिसका नाम मंजीत रहता है, मंजीत मेहता, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन रहता है, वह भी उसके होटल पर जाया करता था। अब उसके आते जाते मंजीत मेहता की काफ़ी अच्छी दोस्ती दिवाकर से हो जाती है। दिवाकर को हमेशा वह ट्रीट भी देता था और प्यार से बात भी करता था, सम्मान भी देता था। अब दिवाकर भी मंजीत को काफ़ी पसंद करने लगता था। जब भी मंजीत वहाँ होटल पर खाना खाने के लिए जाता था, तब भी मंजीत को देखकर नौकर दिवाकर दौड़कर आता था। साहब क्या चाहिए, साहब की सेवा के लिए वह हाजिर हो जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मंजीत बात करते हैं अपने उस नौकर दिवाकर से। कहते हैं, देखो मेरे यहाँ भी कुछ काम है। मेरे घर पर सिर्फ मेरी एक बेटी पल्लवी और मेरी बीवी रीना रहती है, और मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता हूँ, तो घर पर बड़ी समस्या होती है। और मेरा जो फ्लैट है वह 7वीं मंजिल पर है। अब काफ़ी समस्या होती है, महिलाएं हैं घर में, बेटी को भी दिक्कत होती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे यहाँ काम करो और मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा खासा पैसा दूंगा। अब अच्छा खासा पैसा सुनकर वहाँ से होटल मालिक से बात कर मंजीत उस नौकर दिवाकर को अपने घर ले जाता है। अपने घर ले जाकर अपने बीवी रीना से और बेटी पल्लवी से मिलाता है और कहता है कि आज के बाद यह यहीं रहेगा और इसका नाम दिवाकर है। यह बेहद पढ़ा लिखा है, लेकिन बेचारा बेरोजगारी के दौर में इधर उधर घूम रहा है। यह होटल पर जहाँ मैं कभी खाने के लिए जाता हूँ वहीं काम करता है, तो वहीं से मैं इसे अपने घर लेकर आया हूँ। आज से घर का काम धाम यही करेगा और आप लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी आराम रहेगा। अब दिवाकर अपनी मालकिन से मिलता है, मालकिन की बेटी से मिलता है। कुछ दिनों तक साथ में रहता, काफ़ी खुश रहता, घर का काम धाम करता, कभी चाय पानी भी बना दिया करता और मालकिन के साथ ही उसे अलग एक कमरे में रखा जाता, वहीं वह मालकिन के साथ ही रहता था। इधर मंजीत कभी कभार कई हफ्ते के लिए दिल्ली मुंबई अपने बिजनेस के सिलसिले में जाया करते थे। समय बीतता गया। अब एक दिन रीना जो उसकी मालकिन रहती है, वो अपने नौकर दिवाकर से कहती है कि देखो, जाकर पल्लवी को उसके कॉलेज छोड़ दो और आज से तुम उसे कॉलेज लेकर जाना और कॉलेज से जब वो फ़ोन करेगी तो उसे लेकर आना। वो कहता है ठीक है मालकिन। अब वह अगले दिन जब सुबह होती है तो पल्लवी को कॉलेज लेकर जाता है। कॉलेज छोड़ने के बाद कार से वह घर चला आता है। अब कई दिनों तक रोज़ाना बाजार कराता था, लेकिन जब वह पल्लवी को छोड़ने के लिए कॉलेज आता है और जब पुनः पल्लवी फ़ोन करती है वापस लेने, तो पल्लवी वहाँ नहीं रहती है। पल्लवी फ़ोन कर उसे बताती है कि वो अपने एक दोस्त के साथ आई हुई है, वह आज कॉलेज पे नहीं आए, वो चली आई। अचंभव में पड़ता है कि आखिर आज कौन सी ऐसी सहेली के घर पल्लवी गई है कि वह आज अकेले आएगी। उसे शक होता है और वह अब कॉलेज के आसपास के रेस्टोरेंटों में घूमने लगता है। घूमता है तो देखता है कि एक रेस्टोरेंट में पल्लवी एक लड़के के साथ बैठकर बातचीत कर रही है और देखने से साफ पता चल रहा था कि दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं। अब दिवाकर उनकी फ़ोटोज़ बना लेता है, वीडियोज़ बना लेता है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के बाद अब लड़की जब शाम को घर आती है तो वह लड़की को बुलाकर पल्लवी को दिखाता है कि आज तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं यह बात मालकिन को बताऊंगा। तुम लड़कों के साथ घूमती है, लड़कों से बातें करती हो और तुम मुझसे फ़ोन पर बोली थी कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, लेकिन तुम तो एक लड़के के साथ थी। अब पल्लवी कहती है तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। अब फ़ौरन ही दिवाकर फ़ोन निकालता है और वह फ़ोन में जो फ़ोटोज़ रहती है, वीडियोज़ रहती है, वह दिखाता है। अब जैसे ही यह वीडियोज़ पल्लवी देखती है वह शन रह जाती है। वह हाथ पैर पकड़ती है नौकर के और गिड़गिड़ाने लगती है कि माँ से मत कहना, माँ से कहोगे तो माँ को बुरा लगेगा। अब उस दिन तो वह कुछ नहीं बोलता है, माफ़ कर देता है, लेकिन अक्सर आने जाने लगती है उसी के साथ, ड्राइवर के साथ
और आते जाते अब दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर वो लड़कों के साथ घूमती थी, दिवाकर भी उसका साथ देता था, लेकिन दिवाकर मौका पाकर उसकी वीडियो बनाया करता था। अब एक दिन घर पर मालकिन अपने पति के साथ, मंजीत के साथ बाहर जाती है। घर पर पल्लवी और दिवाकर दोनों एक साथ रहते हैं। अब दिवाकर के मूड में न जाने क्या आता है कि पल्लवी किसी से कमरे में बैठकर अपने प्रेमी से बात कर रही थी। अब उसकी बातों को छुपकर नौकर सुन रहा था। अब दिवाकर सारी बात सुन रहा था। अब उसके मन में कुछ आता है, वह जाता है, दरवाज़ा खोलता है, अंदर जाता है और उसके अंदर जाते ही पल्लवी फ़ोन काट देती है। पल्लवी फ़ोन काटने के बाद अब दिवाकर से पूछती है कि बिना पूछे तो कमरे में गए, देखो ये तुम सही नहीं कर रही हो, जो तुम ये काम कर रही हो यह गलत है। तुम लड़कों से बातें करती हो, वीडियो कॉल पर बातें करती हो, सारे सबूत मेरे पास हैं। आज मैं मैडम को दिखा कर रहूँ, मालकिन को दिखा कर रहूँगा। अब वह गिड़गिड़ाने लगती है कि नहीं, माँ को ये सारी वीडियोज़ फ़ोटोज़ मत दिखाना, या तुम डिलीट कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। अब दिवाकर कहता है कि देखो एक शर्त है, उसे पूरी करनी पड़ेगी। लड़की कहती है क्या शर्त है? दिवाकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब यह बात सुनते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब दिवाकर कहता है जल्दी करो, मालकिन आ जाएंगी तो मैं उन्हें फ़ोटोज़ दिखा दूंगा। अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाने को राज़ी होती हो तो मैं कभी भी मालकिन को यह वीडियोज़ नहीं दिखाऊंगा और तुम अपने प्रेमी के साथ खुलकर घूम सकती हो, रह सकती हो। अब वह सोचने लगती है, डरने लगती है। इसी बीच दिवाकर उसे पकड़ लेता है और पकड़कर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है, शारीरिक संबंध बनाने लगता है और पल्लवी भी उसका साथ देने लगती है। अब उस दिन तो दिवाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और लड़की पल्लवी के कहने पर वह एक वीडियो डिलीट करता है, बाकी सारी वीडियोज़ बचा के रखता है। अब वो आए दिन इसका फ़ायदा उठाने लगता है। जब भी वह बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाती थी तो वह कमरे पर मौका पाकर मालकिन के न रहने पर वह अब पल्लवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। अब इसी बीच धीरे धीरे पल्लवी को भी नौकर के साथ इश्क हो जाता है। वो अपने उधर बॉयफ्रेंड से भी बातें किया करती थी, उसके साथ भी घूमती थी और उधर दिवाकर के साथ भी प्रेम संबंधों में बच जाती है। अब प्रेम संबंध में शुद्ध दिवाकर रहता है और उसकी प्रेमिका पल्लवी। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब आए दिन जब भी मौका मिलता था दोनों पल्लवी और दिवाकर एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते थे। समय बीतता गया, 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन घर का दरवाज़ा खुला रहता है, गेट भी खुला रहता है और दरवाज़ा भी खुला रहता है। अब इधर रामू जो नौकर रहता है दिवाकर, वह अंदर से सब बाहर जाता है, देखता है दरवाज़ा खुला है, मालकिन कहीं बाहर गई हुई है। वह दरवाज़ा बंद करता है और गेट खुला ही रह जाता है। वह अंदर आता है और अंदर आकर फिर से पल्लवी के साथ बैठकर बाहों में बाहें डालकर बातें कर रहा था। तभी अचानक से उसकी मालकिन आ जाती है, दरवाज़ा खोल अंदर जाती तो दूसरी बाहों में बीच पता ही नहीं कब उसके कमरे में लेकिन उसके कमरे में जाती है, देखती है कि उसका नौकर रंग रही उसकी मालकिन नौकर और वहां से काम से निकालने के बाद जब मंजीत शाम को आता है तो मालकिन उसकी सारी बात बताती है। अब मंजीत परेशान होता है कि जिस नौकर पर उसने विश्वास कर अपने घर रखा था उस नौकर ने उसकी ही ऐसी हरकतें कर दरिंदगी करनी शुरू। नौकर से तलाश में रहता है कि आखिर वह कहाँ गया होगा। उसे फोन करता है मंजीत और उसे घर आने के लिए, लेकिन दिवाकर जानता था कि मालिक काफी गुस्से में होंगे, मना कर देता। बार बार मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो। पत्नी ने शायद गलत सोचा होगा। अब वह मालिक को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक नौकर को बहका रहे थे और नौकर मालिक को बहकाने की कोशिश कर रहा था। तो दूसरे को भुलवाने में लगे हुए थे, विश्वास दिलाने में लगे हुए थे कि तुम्हारी गलती नहीं है। अंततः नौकर दिवाकर काम करने के लिए मना कर देता है और कहता है फिर से वो होटल पे काम करेगा, वो उनके घर काम नहीं करेगा। लेकिन इधर जो लड़की रहती है मंजीत अपनी बेटी को मना करता है कि आज के बाद अब तुम दूर रहोगी,
दिवाकर कहीं भी मिले उससे दूर रहोगी और तुम सिर्फ कॉलेज जाओगे और कॉलेज से घर आओगे। लेकिन बेटी मानने को तैयार नहीं। पल्लवी की जो नौकर की लत थी वह सर चढ़कर बोल रही थी, वह अब घर पर नहीं तो बाहर जाकर अब नौजवान नौकर 23 से 24 साल उम्र दिवाकर के साथ बाहर जाकर वह होटलों में अपना रंगलियाँ मनाने लगती है। अब उसके साथ होटलों में रातें शाम गुजारने लगती है, दोपहर गुजारने लगती है, कॉलेज न जाकर उसके साथ घूमने लगती है। अब एक दिन मंजिल कार से अपने घर आ रहा था तो वह देख रहा है कि उसकी बेटी बाइक पर बैठकर दिवाकर के साथ घूम रही है। वह पीछा करना चाहता है लेकिन तब तक वह बहुत दूर निकल जाती है। वह तलाश करता है तो कहीं उसे पता नहीं चलता है। शाम को जब बेटी आती है पल्लवी, तो पल्लवी से जब मंजिल पूछता है कि तुम कॉलेज से इतनी देर क्यों आई, तब वो बताती है कि वो अपने एक सहेली के साथ घूमने गई थी। अब उसका पिता जो है मंजिल कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है तुम दिवाकर के साथ घूम रही थी। अब डांट फटकार लगाकर कॉलेज जाना बंद कर देता है। कॉलेज जाना बंद कर देता है। अब अगले दिन जब अपनी पत्नी को लेकर शॉपिंग के लिए बाहर जाता है तो फिर से दिवाकर को फ़ोन करती है उसकी बेटी पल्लवी और घर पर बुलाती है और घर पर बुलाकर कहती है कि देखो मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं और एक काम करो कि अब हम मिल नहीं पाएंगे और फ़ोन पर ही बातें होंगी। पापा ने मुझे बाहर जाने के लिए मना कर दिया, कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया। अब इस पर दिवाकर काफ़ी चिढ़ता है, कुछ देर उसके साथ रहता है, फिर उसके पिता के आने से पहले ही वहाँ से वह चला जाता है। और जैसे ही वह जाता है लेकिन एक चीज़ जो वो ध्यान नहीं देता है, घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मंजिल जब आता है तो कैमरा चेक करता है तो देखता है कि उसकी बेटी इस कदर पागल हो चुकी है। नौकर घर पर आज फिर बुलाई थी, फिर से डांट फटकार अपनी बेटी को लगाता है और कई बार पिता धमकियां भी देता है कि आज के बाद अगर तुम मिली या वो घर पर आया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब 23 नवंबर को जंगल के किनारे उसकी लाश मिलती है दिवाकर की। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उन्हें उसकी पत्नी रहती है। मंजिल घर पर नहीं रहता है, पत्नी और बेटी घर पर रहते हैं। पत्नी को जब पुलिस गिरफ्तार करती है उससे पहले पुलिस कई बार दिवाकर के जितने भी दोस्त थे, होटल मालिक थे, सबसे बातचीत हुई थी। लेकिन एक फ़ोन ऐसा भी था जो उसकी बेटी के नंबर से किया गया था, यानी कि मालकिन रीना की बेटी पल्लवी के मोबाइल से दिवाकर के फ़ोन पर फ़ोन किया गया था और उसे घर आने के लिए बुलाया गया था और इधर बेटी को उसके मामा के घर भेज दिया गया था। और भेजने के बाद दिवाकर पर एक मैसेज किया गया था, फ़ोन किया गया था कि आज घर पर कोई नहीं है, तुम घर पर आ जाओ। और जैसे ही दिवाकर रात करीब 8 बजे घर पर आता है, मंजिल मालिक और उसकी पत्नी और उसका एक दोस्त रमेश तीनों मिलकर उसको जान से मार देते हैं। घर पर ही मारने के बाद गला दबाते हैं, गला दबाकर सब मार देते हैं। दिवाकर की मौत हो जाती है तो दिवाकर को मारकर एक बोरी में भरकर वह गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद ले जाकर वहाँ से 45 किलोमीटर दूर अपने घर से एक जंगल के पास सड़क के किनारे फेंक देते हैं। अब पुलिस जब पर्दा उठाती है केस से और जब खुलासा करती है तो सुनकर बड़ी हैरान रहती है। साथियों, पुलिस मालिक मालकिन और उसके दोस्त रमेश को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, अक्सर कर हवस की लत में हवस के अंधों के साथ अक्सर यही होता है। काश की नौकर दिवाकर सुधर जाता और अपने काम पर ध्यान देता और इधर बेटी भी अपने काम पर ध्यान देती तो शायद आज दिवाकर जिंदा होता। तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। तो साथियों, यह थी आज की पूरी कहानी। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है आनंद दास है। आनंद दास मानिकपुरी हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। दीपक शर्मा जी हैं, सत्येंद्र कन्नौजिया जी हैं, लखन कुमार हैं, ओम यादव जी हैं, हरजीत सिंह जी हैं, सुहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सत्येंद्र कन्नौजिया उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। साथियों, उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो साथियों तो पसंद आई जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।